जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। और आज का जो प्रोग्राम है, हम प्रोग्राम जो है वो कर रहे हैं। एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है पेशावर। किस्सा ख़वानी बाज़ार जो है उसकी एक मस्जिद में धमाका हुआ, खुदकुश धमाका जो है वो हुआ है। और इत्तलात के मुताबिक, जो लेटेस्ट इत्तलात आ रही हैं उसके मुताबिक 56 से ज़ायद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं लोग, और 200 से ज़ायद जो हैं वो ज़ख्मी हैं। इस पर हम बात करेंगे। और कई वीडियोज़ जो मैंने देखी हैं सोशल मीडिया पर, उनको मैं दिखाना भी यहाँ नहीं चाहूँगा, क्योंकि एक क़यामत का जो मंज़र है वो उन वीडियोज़ में नज़र आता है। अल्लाह ताला जितने भी शहीद हुए हैं इस सारिया में, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए, उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, और उनको अल्लाह ताला जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, आमीन। इस पर भी हम बात करेंगे, क्या एक बार फिर पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी के निशाने पर है? क्योंकि लाहौर में जो है वो बड़ा यानी कि हाई अलर्ट कर दिया गया है लाहौर में भी। ये पेशावर के कुछ सीन है, देखें ये क्या जो वहाँ के मनाज़िर होंगे। ये तो वो वीडियोज़ हैं जो दिखाने के काबिल है, मैं दिखा रहा हूँ, या जो पिक्चर्स हैं। तो लाहौर में जो है वो भी हाई अलर्ट जो है वो कर दिया गया है। काबिल एतमाद ज़राए से मालूम हुआ है कि दाइश के शरपसंद अनासर जो हैं हीरा मंडी लाहौर के करीब एक जगह को टारगेट करने का मंसूबा बना रहे हैं। इसी तरह वो कह रहे हैं जी कि शरपसंद अनासर को टारगेट के लिए मौजूद जगह की तस्वीर हासिल करने का काम सौंपा गया है। सो ये बड़ी मतलब कि बुरी खबर है हमारे मुल्क के लिए कि एक बार फिर ये चीज़ें जो हैं वहाँ पर होना शुरू हो गई हैं। आज मेरे साथ इफ्तिखार चौधरी साहब इस्लामाबाद से होंगे। इसके अलावा हम एक और बात करेंगे कि जो मिसिंग पर्सन है, अ, उसकी आवाज़ गूंजती है, फिर चंद माह खामोश होती है, दोबारा फिर गूंज उसकी जो है वो सामने आती है, एक बार फिर ये गूंजना शुरू हुई है। इस बारे में भी हम बात करेंगे कि ये किस्सा क्या है। जो मिसिंग पर्सन्स है वो एक अरसे से हमारे मुल्क में उसका ज़िक्र हो रहा है, लेकिन किसी मंतकी अंजाम तक ये जो है ये चीज़ नहीं पहुँचती। मेरे साथ इस वक़्त इस्लामाबाद से जॉइन कर लिया जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब ने। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम काई साहब। जी, इफ्तिखार भाई, ये जो पेशावर का जो धमाका है, खुदकुश धमाका जो आज हुआ है, बहुत ही अफ़सोसनाक ये वाक़या है। और क्या आप समझते हैं कि एक बार फिर पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दों के निशाने पर है, और हमारी जो एजेंसीज़ हैं उनको क्यों नाकामी हो रही है इस मसले पर? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि हमारी एजेंसी अगर दुनिया की सबसे बड़ी जो मैनुअल इंटेलिजेंस के हवाले से बात करते हैं, जी, जी। तो सबसे जो है ताकतवर एजेंसी गिना जाता है। लेकिन अब ये भी तो देखें ना कि दुश्मन भी हमारा नंबर वन दुश्मन है। अगर हमारी एजेंसीज जो है नंबर वन है, खास तौर पे आईएसआई के बारे में कहा जाता है, और इसमें कोई शक भी नहीं है। जी, जी, बिल्कुल, कोई लेकिन शक दुश्मन जो है वो उतना ही ताकतवर है, और ये एक अकेला दुश्मन नहीं है। आप देखें, इस पे यूरोपियन यूनियन है, और सीआईए है, MI5 MI6 है, मोसैद है, इसराइल की इंटेलिजेंस रॉ है, और कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो एनडीएस के, जो अफगानिस्तान में तालिबान के जमाने से वो स्लीपर सेल्स उन्होंने बनाए हुए हैं, तो वो उसी तरह ताकतवर है। अब इसमें दो तीन मैसेज दिए गए हैं। पहली बात तो ये है कि आपने जो बाढ़ लगाई है वो तकरीबन जो खत्म होने वाली है, उसके बावजूद भी हमारे जो इन्फिल्ट्रेट कर जाएंगे, जो खुदकुश हमला करने वाले हैं, हम जब चाहे जहां पर भी खुदकुश हमला कर सकते हैं। तो ये उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की है। दूसरी बात यह है कि चाइना इंटरेस्टेड है अफगानिस्तान में जो है ट्रेड एक रूट देने के लिए, फिर सी पैक के साथ उसको लिंक करने का। अभी जो स्ट्रेटेजिक हमारी ट्रायंगल बनी है रशिया, पाकिस्तान और इसकी चाइना की, तो उसमें भी यही जो है उनका इंटरेस्ट जो है इनका हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज का, वो यही है कि किसी तरह ये जो सी पैक का रूट है, OBOR जो है वन बेल्ट वन रोड का रूट है, इसको कहीं फाल ना किया जा सके। जहां तक जो सेक्टेरियन इशू की बात है, ये सेक्टेरियन इशू पहले नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले होते थे तो अब रोक दिया गया।
आपको याद होगा कि हक नवाज जंगवी को मर्डर किया गया उधर जंग के अंदर, फिर उसके सिलसिले में एक लश्कर जंगवी तश्कील दी जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बेशुमार जो है शिया लोगों को शहीद किया, और साइमल्टेनियस फिर उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जो भी वो भी बैन हो गई थी, उसका नाम था सिपाही मोहम्मद। इधर उन्होंने बनाया फिर लश्कर जंगवी, और एक सिपाही सहाबा भी बनी थी, और उनके भी बेशुमार लोग शहीद होते थे, इनके भी। होता यह था काई साहब कि एक बॉम्ब जो है वो उधर इमाम बारगाह में फेंक दिया जाता था, एक बॉम्ब उन सिपा साहबा या देवबंदियों की मस्जिद में फेंक दिया जाता था, और उनमें वो लड़ाई शुरू हो जाती थी। और इसमें फिर उन्होंने काफी जो उलमा कराम थे उनको भी शहीद किया, जिस तरह मुफ्ती शामिल ज़ई वगैरह, मुफस्सिर कुरान, उनको शहीद किया गया। इवन जो ज़ियाउल हक साहब के बारे में कहा यह जाता है कि उनकी जो डेथ हुई थी उनसे कुछ दिन पहले, यानी 5 अगस्त 1988 को जनरल ज़ियाउल हक साहब पर यह इल्जाम लगाया गया था कि अल्लामा आरिफ अल हसैनी जो शिया मुफक्किर थे, आलिम थे, उनको शहीद किया गया था। ठीक है, उसके कुछ 17 अगस्त 1988 को जनरल ज़ियाउल हक को शहीद कर गया। और जनरल ज़ियाउल हक का जो त्यारे का पायलट था कैप्टन मशहूद, उसके बारे में भी कहा गया था कि वो एक शिया मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखता है। तो और इसके आप अगर देखें तो ये बकायदा एक फिरका वारियत यहाँ से शुरू की गई थी। इवन प्रिंस करीम आगा खान के जो पैरोकार थे उनको भी सफूरा चुरंगी पर शहीद किया गया, क्योंकि वो उनकी पहले प्रिंस करीम की मूडी के साथ मुलाकात होती है दिल्ली में, वो मानता नहीं है, वो कह रहा था कि आप प्रोटेस्ट करें कि जी ये सी पैक का जो रूट है हमें, क्योंकि इनकी काफी तादाद है वहां पे गिलगित और गिलगित के साथ इनका काफी है, तो वहां पर आप कहें कि अगर वहां से रूट गुजरेगा तो आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम होगी। तो प्रिंस करीम ने इनकार कर दिया था, लिहाजा फिर उनको सफूरा चुरंगी में इस्माइलियों को शहीद किया गया, और उस पर बाद में जो पकड़े गए थे वो भी राह के साथ कनेक्शन थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो अब मस्जिद में शहीद हुए हैं इस वक्त शिया कम्युनिटी के, तो ये बाकायदा एक नई वेव आई है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं, मेरे मुंह में खा के ये अभी इसको एक्सपेंड करेंगे और इसको फैलाएंगे। और पेशावर को इसने चूज किया कि वो जो बलूचिस्तान का एक तो फैक्टर उधर चल रहा है, लेकिन पेशावर को क्योंकि अफगानिस्तान के साथ चाइना का अभी इंटरेस्ट डेवलप हो गया है, तो ये वो समझा जा रहा है कि उसको गैर महफूज किया जाए उस एरिया को, और ये उनको बता दिया जाए कि जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी या पाकिस्तान ने जो ये एब्सटेन किया है यूक्रेन के मामले में या रशियन ब्लॉक में उनको, हालांकि पाकिस्तान ब्लॉक में किसी में नहीं है, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट की खातिर जो काम कर रहा है वो करेगा। तो मैं ये समझता हूं कि ये लोग जो हैं ये मजीद इस किस्म की कार्रवाइयां करेंगे। और आपको याद होगा कि इसको सिपा साहबा के वो आजम तारक साहब को भी उन्होंने इस तरह शहीद किया था इधर इस्लामाबाद के टोल प्लाजा के पास, तो इनके साथ काफी अरसे तक ये चीजें छुपी रही। एक और आपको याद होगा कि रेगी जो है बलूचिस्तान के अंदर, इन्होंने CIA की एक शैडो तंजीम थी, ठीक है, उसको जिंदुल्ला जिसके नाम में कहा जाए, अल्लाह ताला जिंद बोलते हैं ये लश्कर को, अल्लाह ताला के लश्कर के नाम पे CIA स्पॉन्सर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी जिसमें अब्दुल्ला रेगी और अब्दुल मालिक रेगी, इनमें से फिर एक रेगी को जो ये शिया जो कम्युनिटी को के मर्डर में ये इन्वॉल्व था, और इसको फिर जनाब इस ईरानियन इंटेलिजेंस ने एक जहाज अपना के जरिए इसको एक जहाज से उतारा, और फाइटर जेट्स जो है वो उन्होंने उतारा, फिर इसको तेहरान में उन्होंने फांसी दी थी। तो ये जो है अब प्रॉक्सी वार बनने जा रहा है ये वाला। पहले तो प्रॉक्सी वार होती थी बलूचिस्तान में, अब भी बलूचिस्तान, और अब ये फैल के ये पेशावर में आ गई है। तो अब देखेंगे कि इस प्रॉक्सी वार के साथ मीडिया प्रॉक्सी वार भी क्या चलाएंगे, और मीडिया प्रॉक्सी वार में आप देखेंगे आज हामिद मीर जो है वो भी आपको इसको फाल, यानी कुछ और जर्नलिस्ट जो है वो फाल नजर आएंगे, और फेक न्यूज जो है आपको पता है कि $500 मिलियन जो है वो CIA ने इस एरिया के लिए वो किया है, ईयर मार्क किया है, और उससे वो फिर हमारे जो मुख्तलिफ तबकात है उसमें पेनिट्रेट करेंगे। और आखिरी बात इस सिलसिले में कहूंगा कि अभी बहरीन के अंदर और UAE के अंदर, बहरीन के इवन डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि यहाँ पर मोसाद जो है वो पूरी तरह फाल है, और दूसरा जो है UAE के बारे में भी कहा जाता है, और इवन ये भी अभी न्यूज में ये मुख्तलिफ ग्रुप्स में खबर चल रही है कि इफ्तिखार भाई ये बताइएगा कि जो दाइश का एक
नाम जो है वो उठ रहा है कि जी पाकिस्तान में वो दाखिल हो गई है, इसमें कितनी हकीकत है? देखें, इसमें बिल्कुल हकीकत है। दाइश के एलिमेंट्स हमारे मुल्क के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। और इसमें ये कहना कि जो नहीं है, यहाँ पे कुछ अरसा पहले एक कस्टम ऑफिसर के घर में जो कुरान खानी होती थी, तो वहां से लड़कियां भी जाती रही हैं शाम के, तो दाइश के बारे में ये। फिर नाइजीरिया में भी ये जो बोको हराम के नाम से ये काम कर रहे हैं। तो दाइश इस एरिया में एग्जिस्ट करती है। और ये कहना है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। अबू बकर बगदादी जो इनका CIA का पहले वो रहा था, उनका कांटेक्ट रहा था, उसको ये स्पॉन्सर करते। और दाइश इटसेल्फ जो है एक ब्रेन चाइल्ड है मुसैद का और CIA का, MI5 MI6 का। ये उन्हीं को पाला, वही पाल रहे हैं इसको। तो ये जो आप बात कर रहे हैं ना, अब इसको ये समझेंगे, आप देखें ना ये रूट पे चल रहा है, इधर बिलावल जो है वो इधर जलसा करना चाह रहा है, तो वो दाइश की तरफ से अटैक होगा। तो वो यही कहेगा कि जनाब ये फेक न्यूज चलाई गई है, और फेक न्यूज जो है वो उस वजह से कि मैं वहां पे जलसा ना कर सकूं, ठीक है ना। और जलसा करने के और उसको इन्फॉर्म किया जा रहा है। अब देखें, जब बेनजीर भुट्टो पे जब कारसाज में हमला, वो भी इंफॉर्मेशन थी कि भाई इन्होंने हमला करना है। और इवन आपको याद होगा कि उस वक्त के जो DGISI थे, उन्होंने बेनजीर भुट्टो को रात के 3 बजे मुलाकात की, जिस दिन उनकी शहादत होती है, कि भाई आप जलसे में मत जाएं, आप पर सख्त थ्रेट है आपकी लाइफ को। उसके बावजूद भी वो गए थे उधर, अपने बेनजीर भुट्टो जो है वो रावलपिंडी में जलसा गाह में गई थी, जहां पे वो उनकी शहादत हो गई थी। तो ये तो सिलसिला अभी बढ़ने को जा रहा है जी। अच्छा इफ्तिखार भाई, ये बताइएगा कि मतलब कि हर मुहर्रम के माह में ये चीज़ें जो हैं आम नज़र आती हैं। हमारे जो उलमा हैं वो क्यों नहीं मिल बैठते और इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करते? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। एक्चुअली हमारे ही जो उलमा में से कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो उनके लिए काम कर रहे होते हैं। हर आलिम तो नहीं होता ना, तो हर आलिम, लेकिन कुछ लोग इस तरह बैनुल मजहब भी जो आप चाहते हैं, हम आहंगी जो है, इंटरफेथ हार्मनी है, उसके लिए भी ये काम कर रहे हैं। ताहिर अशरफी साहब भी कर रहे हैं, आपके मौलाना तारक जमील वगैरह भी कर रहे हैं, और इवन कुछ शिया उलमा कराम जो हैं वो भी बहुत जो जय्यद उलमा कराम है, उन्होंने मतलब इंटरफेथ हार्मनी के लिए बहुत काम किया है। तो अब जाहिर है कि ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे। अब देखेंगे जब 56 शिया जो है वो शहीद होते हैं नमाजी, तो आप मुझे ये बताएं कि हमारे जो बड़े से बड़ा जो शिया आलिम होगा, वो इस पर अफसोस तो जाहिर करेगा, और वो ये कहेगा कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की नाकामी है। अब ये तो नहीं कहेगा कि हम जनाब वो तो ये कहेंगे कि इसको पकड़े, किसने इस पर हमला किया, कौन ये शख्स था। और अब ये ऑब्वियसली कि ये कोई कॉमन पीपल तो नहीं है। पूरी एक 56 लोगों की शहादत या 60 लोगों की शहादत और 300 बंदों को जख्मी करना, ये कोई छोटा बॉम्ब नहीं होगा, ये कोई बहुत ज्यादा बारूदी मवाद होगा। फिर आपने ये देखा होगा कि अभी जो रिसेंट जो बलूचिस्तान के अंदर मकरान साइड पर जो मारे गए हैं दहशतगर्द, उनके पास अमेरिकन असला निकला। अब अमेरिकन जो हैं वो दानिस्ता तौर पे वहां पे अपना असला छोड़कर गए। जनरल बाजवा ने भी अभी विजिट किया था। तो आप ये देखें कि वहां पे जो असला बरा हुआ है, वो अमेरिकन ने अफगानिस्तान में जो असला छोड़ा है, वो वही अब असला पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आप देखेंगे कि ये जो प्रॉक्सी वार के साथ साथ ये प्रॉक्सी जो मीडिया वार है वो अब शुरू हो गया। आप देखेंगे कि नवंबर के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी में तब्दीलियां होने जा रही हैं और जिसमें कुछ अपॉइंटमेंट्स होनी है, तो आप देखें कि कुछ ऐसी फेक न्यूज फीड की जाएंगी कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर इख्तलाफात हैं, जर्नैलों के अंदर इख्तलाफात हैं, और वो जनाब मुख्तलिफ इश्यूज पर उनके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज है। तो ये आप देखें कि इस पर पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और पाकिस्तान आर्मी ऑब्वियसली इस चीज से फुली अवेयर होगी। लेकिन इसको हमें ये मत समझना चाहिए कि पाकिस्तान के खिलाफ जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसियां वो इतनी कमजोर नहीं है। और आप ही के लोग यानी पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के बारे में ये खबरें आ रही हैं कि अमेरिकन एम्बेसी या इस दूसरी जो एम्बेसीज हैं, जो यूरोपियन यूनियन की एम्बेसीज हैं, उनके साथ वो कांटेक्ट में हैं। और पाकिस्तान के ये जो हो रहा है, लॉन्ग मार्च हो रहा है, या इमरान खान के खिलाफ जो अदम इत्मीद हो रही है, उसको ये फंड किया जा रहा है। ये खबरें इस्लामाबाद की आपको फजाओं में हो रही हैं। तो इसके लिए आप देखें कि उलमा कराम का सिर्फ ये कहना, देखें ये चीज नहीं है। अब ज़ियाउल हक के जमाने में क्या था,
ज़ियाउल हक के ज़माने में क्या लोग ऐसे नहीं थे, सीनियर एलिमेंट्स नहीं थे कि शिया उलमा जो है वो सुन्नी उलमा के साथ मिलकर, क्या उनको नहीं पता था कि ये इमाम बारगाह में धमाका जो किया गया, या आज नहीं पता होगा कि जो धमाका मस्जिद में किया गया जिसमें 56 शहीद हुए हैं, तो वो जनाब वेस्टेड इंटरेस्ट है इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपको कहा था कि ये लोग इस तरह की हरकत करेंगे क्योंकि पाकिस्तान अब ट्विस्ट कर रहा है अपना एक ट्रेड के लिए अपने नेशनल इंटरेस्ट की तरफ। अब वो डूम और जो डॉक्ट्रिन थी वो अब खत्म हो चुकी है, तो लिहाजा इस किस्म की जो बातें हैं ये अब पाकिस्तान और इमरान खान को एक तरफ उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मूव की तरफ लगा दिया है और मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की तरफ चले गए। अब उसने एक काउंटर जो है अटैक किया है इमरान खान ने कि एकदम जो है वो स्लैश कर दी है कीमतें इलेक्ट्रिसिटी की भी और उनकी भी, और उस पे आप देखें कि उल्टा उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया शायद खकान अब्बासी साहब ने कि जनाबे वाला ये कहां से देगा, ये तो इटसेल्फ जो नुकसान होगा ये हमारी जेबों से जाएगा, 5 रुपए जो इन्होंने कम कर दिए और 10 रुपए जो कम कर दिए। तो ये इस किस्म के हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या हमारे जो उन पे बोझ अब ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अब वो सिर्फ अकेले पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी सिर्फ भारत के साथ मुकाबला नहीं करेंगे, अब बैक वक्त उनको यूरोपियन यूनियन के साथ भी बात कर उनके काउंटर करना है, उनकी काउंटर इंटेलिजेंस उनकी करनी है, जो मुसैद है उनको भी देखना है, MI5 MS6 जो उनको भी देखना है, और जो रीजन के अंदर जो आपके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उसको सबोटाइज करने की कोशिश की जाएगी। तो उस चीज को काउंटर करने के लिए हम पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बनेगी। और ये चीजें जो है देखें कि जो बिलावल है या मौलाना फजल रहमान है वो इस चीज को जो पॉलिटिकल टर्मोइल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये भी चेक करें इस चीज को, क्योंकि ये एक बात मीडिया के अंदर मौजूद है कि जनरल ज़ियाउल हक के जमाने में उसके खिलाफ जो भुट्टो के खिलाफ जो कैंपेन चली थी ज़ियाउल हक से पहले, जो 9 सितारों की आपको याद होगा मूवमेंट चली थी, वो अचानक निजाम मुस्तफा तहरीक थी, वो अचानक जो है वो तब्दील हो गई थी। निजाम मुस्तफा तहरीक में भुट्टो की इलेक्शन के अंदर धांधली की कैंपेन थी और वो तब्दील हो गई, और हालांकि भुट्टो राजी हो गया था हर चीज पे कि जी हाँ मैं जहां पे आपको मसला लग रहा है तो मैं वहां पे इलेक्शन जो है वो दोबारा करवा देता हूं, और वो राजी हो गए थे। लेकिन जनरल ज़ियाउल हक ने वो उसको टेक ओवर कर लिया था और भुट्टो को फिर फांसी दे देगी। अब भुट्टो को फांसी देने के बाद उनका रोल जो है तकरीबन खत्म हो चुका था, लेकिन वो उनकी जिंदगी इसलिए बच गई ज़ियाउल हक साहब की कि शहनशाह ईरान साहब को फारग करके वो इमाम खमेनी साहब आ गए, और दूसरा जो अहम तरीन के अफगानिस्तान के अंदर USS फोर्सेस जो है वो दाखिल हो गई, जिसके लिए अमेरिका को उस वक्त रोनाल्ड रेगन था, वो चाह रहा था कि यहाँ पे एक डिक्टेटर हो जिसको वो डायरेक्शन दे सके। जिस वक्त वो USSR के टुकड़े हो गए तो उसके बाद जनाब आप देखें कि ये ज़ियाउल हक साहब को 17 अगस्त 1988 को पूरे उनकी जो कबीना किचन कैबिनेट थी फौजी उनके साथ सफाया कर दिया। जी कैसा इफ्तिखार भाई, जो हमारा दूसरा आज सवाल है बड़ा वो ये है कि मिसिंग पर्सन के हवाले से इस्लामाबाद बार एसोसिएशन जो है उन्होंने भी एक मजम्मती नोटिस जो है वो भी शाया किया है, और हमारी जो ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर हैं उनकी बेटी जो है वो भी इसमें शामिल हैं। ये कुछ आवाज़ उठती है मिसिंग पर्सन से, फिर खामोशी छा जाती है, फिर कुछ अरसे के बाद जो है वो आवाज़ जो है गूंजना शुरू हो जाती है। इसका एक मंतकी अंजाम जो है वो क्यों नहीं पहुंचता, क्यों नहीं सामने आती चीजें कि ये मिसिंग पर्सन केसेस जो हैं ये हैं क्या? देखें जी, इसमें 2-3 बड़ी अहम बातें हैं। जी जी। पहली बात आपको याद होगा हमने पिछली दफा ये कहा था कि जब मतीउल्लाह जान को उठाया गया या दूसरे जो जर्नलिस्टों को उमर चीमा पर तशद्दुद हुआ या सलीम नाम का एक जर्नलिस्ट था उसको मर्डर कर दिया गया, तो उस पर हमने गुजारिश की थी कि ISPR या इवन ISI जो है उनको चाहिए कि वो आकर अपना बयानिया दें कि जनाब ये लोग यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते, इनको तशद्दुद कैसे किया गया, किसने किया, ये इसमें हमारा रोल नहीं है। और बल्कि वो पकड़ कर देते, अब सार आलम पर वो चाकू मारा गया या उसको फायर किया गया जो भी था, तो वो आके बताते हैं कि जनाब ये नहीं इसने किया है, क्योंकि सुप्रीम इंटेलिजेंस एजेंसी है तो उसको चाहिए था कि इनको पकड़कर जो असल मारने वाले हैं उनको पकड़ के उनके सामने करते, ठीक है ना। और अब जो मिसिंग पर्सन्स की बात है ये बड़ी पुरानी बात है। अब देखें मामा कदीर का एक सिनेरियो हुआ था, फयाज को हुआ था,
मामा कदीर जो है उसको उछाला था इसने हामिद मीर ने, जो जर्नलिस्ट था। तो हामिद मीर साहब ने इस वक्त भी, ये जो एक लड़का है, ये कायद आजम यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट था जो खुजदार से इसको अगवा किया गया था और अभी तक वो अगवा है। तो ये आया इधर, ये कायद आजम यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, फिजिक्स का ये स्टूडेंट है। तो अब इसको अगवा किया गया। अब इसके प्रोटेस्ट करने के लिए ईमान मजारी जो है, ये बच्ची है उसकी, शीरी मजारी की, जो मिनिस्टर भी है पीटीआई के, और उनको जनाब उन्होंने जनाब ये यहाँ पे कैंप कायम किए नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने। तो वो अब पुलिस का देखें, दैट इज जो है जो काउंटर प्रोडक्टिव वो है। इनको चाहिए था कि उनसे नेगोशिएशंस करते, ईमान मजारी जो है उनके बात करते कि भाई आप इस जो है वो आप पीसफुल प्रोटेस्ट करें, और वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब उनके खैमे उखाड़ दिए गए, उन पर तशद्दुद किया, और सबसे बड़ी बात है उन पर सेडिशन की एफआईआर काटी है। मैंने आपको एफआईआर की कॉपी भी आपने को दी है, और उसके अलावा जो है आपने देखा होगा कि उस पर जो 120 जो है इनको लगा हुआ है इल्जाम, जो सेडिशन का चार्ज, उसमें ज़ाय मौत भी हो सकती है उसमें। तो आज अतर मिनल्ला साहब ने, जो चीफ जस्टिस है बलूचिस्तान के साथ, और जिस लड़के की आप जिक्र कर रहे थे वो ये है हफीज। जी हफीजुल्लाह, हफीज जी बिल्कुल, हफीज बलोच है, बिल्कुल सही है। और ये देखे वो पुलिस वालों के साथ ईमान मजारी जो है वो नेगोशिएशन कर रही है, और इस पर उन्होंने तशद्दुद किया जी, लाठीचार्ज किया। लेकिन इन्होंने जो है ईमान मजारी केस किया फिर उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोक दिया कि भाई ये क्या बकवास है, आप लोग क्यों उस पर तशद्दुद करें। मेरा कहने का मकसद ये है, देखें मिसिंग पर्सन है जो कोई है, इनको अब जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है इसको कोई इल एडवाइस कर रहा है। ये भी मैं कहता हूं कि दिस इज आल्सो ए कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द इमरान खान गवर्नमेंट। और इस चीज को आप देखें, बलूचिस्तान से ये यहाँ चलकर आए हैं, काफी दिनों से बैठे हुए हैं। तो उन्होंने जनाब वहां पे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब पहले नहीं होता था, आमना जंजुआ जो है वो पार्लियामेंट के सामने आकर वो लेकर बैठे हुए थे। आपको याद होगा इमरान खान साहब खुद जाते होते थे उनके कैंप के अंदर। तो इस कैंप ने भी ये बात किया। अच्छा, उनमें एक और भी लड़का था दिलीप बलोच, अच्छा वो बाजियाब हो गया, वो परसों मैंने इसने ईमान मजारी ने वो किया था एक और। अब इसके बारे में बातचीत हो सकती थी। इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन को जाहिर है कि उनकी इतनी औकात तो नहीं है कि खुद वो एक्शन ले, उन्होंने इनको किसी ने तो गाइड लिया होगा। दैट वाज मतलब इल टाइम्ड और इल जो है वो क्या कहते हैं एडवाइस था, ये मैटर था। अब देखें ओआईसी की कॉन्फ्रेंस होने वाली है 23 मार्च को, यहाँ पे एमबीएस आ रहा है और दुनिया के इंपॉर्टेंट लोग यहाँ पे आ रहे हैं। उधर से वो चल के आ रहा है ना, काफिला चल के आ रहा है। वो कहता है मैं आपका जो है ये फजलुर रहमान, वो कहता है कि मैंने 23 को ही पहुंचना है। और उसमें आप, और ये पूरा प्रेशर इनके ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हम अदम एतमाद करेंगे, ये करेंगे। तो इमरान खान को ये चाहिए कि बलोचिस्तान जो है वो सबसे जो हॉट है इंटरनेशनल जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए। अब बलोच स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ से चल कर आए हैं। इस चीज को अगर एग्रावेट हुआ तो बलोचिस्तान के मामला जो है और खराब होने शुरू हो जाएंगे। तो इसको यहीं पे पैसिफाई करें और इस चीज को कंट्रोल करें। अदरवाइज अगर ये आप देखें कि लाहौर में भी प्रोटेस्ट का ऐलान हो गया, ठीक है, वो बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो वो भी आपके पास वो है। तो वो उसके लिए जरूरी है कि इन जो बच्चों को पहले नहीं पता इवल इन द बर्ड, पहले उनको कैथारसिस के बन से नेगोशिएशन करने में क्या तकलीफ है। शेख रशीद चाहता कि हाँ बेटा क्या बात है, उसके बाद ये सेनेट के चेयरमैन को भेज देते जो बलूचिस्तान की तरफ से ही है, उनसे बात कर लेते। और भी बलोची दूसरे हैं, वो अगर बात कर लेते तो मेरा ख्याल है ऐसी बात तो नहीं होनी थी। एक तो ऑलरेडी वो उन्होंने कर लिया, रिकवर कर लिया। तो इन चीजों को हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको भी ये चाहिए कि हम पर बदनामी हम पर हो रही है, तो उनको भी एडवाइस करना चाहिए इमरान खान को कि भाईजान आप प्राइम मिनिस्टर हैं तो आप कोशिश करें कि इन मामलात को पॉलिटिकल लेवल पर सॉल्व करें। पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई की को ये नारे लगा रहे हैं, बदनाम होते हैं, और ये बच्चे हैं, इनको फिर फीड होना शुरू हो जाता है। और ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी यही चाहती है कि जनाब जो बलूचिस्तान है वो उसके मामले को और गंभीर किया जाए और उसको ज्यादा जो है वो टारगेट किया जाए। जी कैसा, बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार भाई, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह किसी दूसरे प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। और यकीनन ये जो आज सानिया था इस पर बहुत ही अफसोस है, और अल्लाह ताला जितने भी शहीद हुए हैं उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए,
और उनके जो लवाकीन हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार भाई, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। जी यही था आज का प्रोग्राम, और हम तो यही कहते हैं कि अल्लाह ताला हदायत दे इन कमबख्तों को जो मसाजिद पर स्कूलों पर जो हमले करते हैं, और हमारा मुल्क जो है इसको अल्लाह ताला ऐसी आफात से जो है वो बचाए। अगले प्रोग्राम तक मुझे भी इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा।